गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक जबरदस्त स्वागत करता हूं। आज पॉलिटी टेस्ट सीरीज 2 भारतीय राज्य व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण टेस्ट है आप सभी के लिए। स्पेशल होली टेस्ट सीरीज जिसमें पॉलिटी टेस्ट सीरीज 2 जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़े, सभी लोग जल्दी से जुड़े। अभी डेली शाम के 7 बजे आपके लिए स्पेशल होली टेस्ट सीरीज लेकर हम आ रहे हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े और लिंक शेयर करें, सभी लोग लिंक शेयर करें, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। सभी लोग लिंक शेयर करें अपने दोस्तों के पास और सभी लोग जुड़े आपके ऑल एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस, दरोगा, जो भी 2023 या फिर आगे एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े। आज हम लोग पॉलिटी टेस्ट सीरीज 2 देखेंगे जिसमें आपको स्पेशल पॉलिटी सीरीज वीडियो 11 से लेकर 20 तक के टेस्ट है, जिसमें आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग रेडी हो जाएं, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, सभी लोग रेडी हो जाएं। काफी लोग जो है वो बेहतर कर रहे होंगे, कुछ लोगों का प्रदर्शन खराब है तो वो लोग मेहनत करें और आगे से बेस्ट करने की कोशिश करें। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े, सभी लोग जल्दी से जुड़े, लिंक शेयर करें। आप सभी लोग लिंक शेयर करें, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। सभी लोग लाइक शेयर करें, लिंक शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों को शामिल करें। ज्यादा लोग रहेंगे ज्यादा मजा आएगा, तो सभी लोग अपने दोस्तों को शामिल करें। स्पेशल होली टेस्ट सीरीज, होली के रंग टेस्ट के संग, तो काफी महत्वपूर्ण है। सभी लोग रंगों से होली खेलेगा, आप लोग क्वेश्चन से होली खेलें ताकि आप कंपटीशन में एग्जाम को क्रैक करें। इसलिए सभी लोग जल्दी से जुड़े, सभी लोग जल्दी से जुड़े। आज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं पॉलिटी टेस्ट सीरीज 2 में। तो सभी लोग जुड़ गए, सभी लोग जुड़ गए तो क्वेश्चन लाया जाए आपके लिए, सभी लोग के लिए क्वेश्चन लाया जाए। आप सभी रेडी हैं तो बोलिए, आप सभी रेडी हैं तो बोलिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के इस मंच पर, आपके लिए पॉलिटी टेस्ट सीरीज 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। सभी लोग रेडी हो जाएं। तो आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, बगल में कॉपी कलम रखेंगे और सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। जो आंसर होगा अगर आपका सही होगा तो आप अपने कॉपी में टिक करते चलेंगे और लास्ट में जब क्लास समाप्त हो जाए तो फिर आप एक बार जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राइट और रॉन्ग को जो है वो शेयर करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। तो सभी लोग आंसर करने के लिए तैयार हो जाएं। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, सेकेंड है राज्यसभा द्वारा, थर्ड संसद सदस्यों द्वारा, नेक्स्ट है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो सभी लोग आंसर करें कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है यानी कि चुना जाता है किसके द्वारा। तो सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख चुके हैं पॉलिटी टेस्ट सीरीज में, तो सभी लोग आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो सभी लोग आंसर करें। ये जो है क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। यानी कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। जो संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, और आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये डिटेल से आपको बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्या आवश्यक नहीं है, सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है आयु 35 वर्ष हो, सेकेंड ऑप्शन है पढ़ा लिखा हो, थर्ड ऑप्शन है सांसद सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और नेक्स्ट है देश का नागरिक हो। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आप सभी लोग आंसर करें।
राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आप सभी लोग आंसर करें, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप जो है वो डेली 10 वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपके लिए काफी आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर सही हो सकता है अगर आप डेली फॉलो करते होंगे तो। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ध्यान रखें, 35 वर्ष तो आवश्यक है, यानी कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, मैक्सिमम कोई नहीं है। पढ़ा लिखा हो नहीं, ये जरूरी नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए आप डरे नहीं। अगर 0 नंबर भी आएगा तो आप राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो है वो योग्यता रखते हैं। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपका सभी सही है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो फिर भी उससे भी अच्छा है कि आप राष्ट्रपति की योग्यता रखते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर बी होगा। जबकि सांसद सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक होता हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो होली के रंग टेस्ट के संग काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। होली खेले लेकिन सवालों के साथ, क्वेश्चन के साथ, ना कि रंगों के साथ। तो आप सभी होली जो है वो रंग के साथ न बल्कि क्वेश्चन के साथ खेलें, टेस्ट के साथ खेलें। टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करना आप होली खेलने के बराबर हैं। तो आप क्वेश्चन से होली खेले, रंगों से नहीं, क्योंकि रंग में केमिकल होता है और क्वेश्चन में जो है वो आपकी सफलता छिपी हुई होती है। तो आप सभी क्वेश्चन से रंग खेलें, ना कि रंगों से होली खेलें। तो इस तरह से आप सभी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में करें और सभी लोग समय से जुड़ें। जितने लोग हैं सभी लोग समय से जुड़ने की कोशिश करें। आपके लिए डेली शाम के 7 बजे स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रहा है, होली स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसमें आप सभी को जुड़ना काफी आवश्यक है। आप सभी अगर जुड़ते हैं तो आपका पूरा तैयारी रिकॉल होगा, इसलिए सभी लोग जुड़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 3 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को किसे सौंपा जाएगा? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो वो विवाद किसे सौंपा जाएगा? ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता को, नेक्स्ट है संसद को, नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहां पर? सभी लोग आंसर करें कि अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहां? सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को कहां सौंपा जाएगा? तो ध्यान रहे, इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रपति से रिलेटेड कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। सभी लोग आंसर करें कि हटाया जा सकता है किस विधि के द्वारा? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, नेक्स्ट है लोकसभा के द्वारा, उसके बाद है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और नेक्स्ट है संसद द्वारा। तो सभी लोग आंसर करें कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो सभी लोग आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखें कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। तो आर्टिकल 61 के तहत, महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है।
तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की अधिकार किसे है, यानी कि किसके पास महाभियोग लगाने का अधिकार है। आप सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन है 1 नंबर संसद के दोनों सदनों को, नेक्स्ट है लोकसभा को, नेक्स्ट है राज्यसभा को, नेक्स्ट है लोकसभा के स्पीकर को। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है, आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है। तो आप सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है। तो ध्यान रखेंगे संसद के दोनों सदनों, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर होगा, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है। किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग के लेकर जो है वो प्रारंभ किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पावर दिया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए मतलब कि राष्ट्रपति का किसी कारणवश जो है वो पद खाली हो जाए, जैसे वो त्यागपत्र दे दें या फिर उनका निधन हो गया हो या कोई भी वजह हो सकता है कि वो अपना पद, उनका पद रिक्त हो गया, तो वो कितने दिन के अंदर भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन है 1 नंबर 90 दिनों में, सेकेंड है 6 माह में, थर्ड है 9 माह में और नेक्स्ट है 1 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त भर लिया जाना चाहिए कितने समय में, आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने समय में। तो ध्यान रहे इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी कि राष्ट्रपति का स्थान अगर रिक्त हो जाता है तो उसे 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने बार आपको बताया गया है क्वेश्चन, कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होंगे भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होंगे, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है 1 नंबर राष्ट्रपति, सेकेंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है विरोधी दल के नेता और नेक्स्ट है भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होंगे, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होंगे। तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष, संवैधानिक प्रमुख सब राष्ट्रपति होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर राष्ट्रपति हो जाएगा। तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति द्वारा, नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, नेक्स्ट है संसद द्वारा और नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 नंबर आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो इसका आंसर 1 नंबर यानी कि राष्ट्रपति होगा। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। आप सभी ऑप्शन को देखकर इसका आंसर करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन है आपके पास 1 नंबर उपराष्ट्रपति, सेकेंड है प्रधानमंत्री, नेक्स्ट है राज्यपाल और नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग आंसर करें कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है।
काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कुछ पावर होते हैं, वो किसी की नियुक्ति, कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं, तो किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, इसका आंसर आप सभी को करना है। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि इनका निर्वाचन होता है। क्वेश्चन तो सीधे पूछता है कि प्रधानमंत्री की होती है तो नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 नंबर होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं बल्कि निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये, कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। आप सभी लोग आंसर करें। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, 1 नंबर राज्य परिषद के, नेक्स्ट है लोकसभा के, नेक्स्ट है कैबिनेट के, और नेक्स्ट है मंत्री परिषद के। सभी लोग आंसर करें, आप सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उनके उपराष्ट्रपति को उनके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा। तो ध्यान रखें, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा, यानी कि राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, राज्य परिषद यानी राज्यसभा। ये ध्यान रखना है आपको। इसी को उच्च सदन भी अगर दे देगा तो कोई अफसोस नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि सब एक ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैसा लग रहा है आज का क्वेश्चन, आप लोगों को कैसा लग रहा है। जो लोग रिकॉल कर आए होंगे उनको तो काफी अच्छा लग रहा होगा, जो लोग रिकॉल नहीं किए हैं समझिए कि उनको जो है वो रात में जो है वो आपको अंधेरा, उजाला नहीं बल्कि अंधेरा ही दिख रहा होगा, और बाकी लोग जो पढ़ कर आए होंगे उनको रात में भी उजाला दिख रहा होगा। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप सभी पढ़ कर आए, ताकि जो है वो आपको कितना भी आपको जो है अंधेरा वाला क्वेश्चन दे, आपको उजाला ही दिखे। तो इस तरह से आप सभी जो है वो करके आए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, तभी जाकर इस तरह से क्वेश्चन तैयार करता हूं। बहुत मेहनत लगता है पीपीटी तैयार करने में, फिर भी आप छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन आपके लिए मैं जो है वो इतना क्वेश्चन तैयार करके जो है आपके लिए क्लास लेकर आता हूं, ताकि आप रिकॉल कर ले छुट्टी में और आप बेहतर करें। तो आप मेरे मेहनत को समझें और आप मेहनत करें। आप अगर मेरे मेहनत को समझेंगे तो आप हमसे ज्यादा मेहनत करेंगे, इसलिए आप सभी हमसे ज्यादा मेहनत करके आप जल्दी सफल हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप सभी हमसे ज्यादा मेहनत करें। तो उम्मीद करते हैं कि जरूर आप सभी बात को समझेंगे। और आज आपके लिए जो है पॉलिटी टेस्ट सीरीज 2 है, जो कि होली स्पेशल टेस्ट का तीसरा टेस्ट है। इससे पहले हम लोग फरवरी करेंट टेस्ट देखें, फिर पॉलिटी फर्स्ट टेस्ट देखें, आज पॉलिटी सेकेंड है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग ऐसे ही अपने तैयारी को रिकॉल करते चले और बेहतर करते चले, अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बार कहूंगा कि जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, सभी लोग लिंक शेयर करें, प्रतिदिन लिंक शेयर करें आप सभी अपने दोस्तों के साथ, और सभी को शामिल करें। कोशिश करें कि जितना अधिक लोग शामिल हो उतना ही अच्छा है। तो ये उद्देश्य के साथ आपको जो है क्लास में बेहतर करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि राज्यसभा का सभापति कौन है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, सभी लोग आंसर करें। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री, और नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि राज्यसभा का सभापति कौन होंगे। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इसका आंसर बी नंबर होगा। तो ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन है 1 नंबर निर्वाचित, सेकेंड है चयनित, नेक्स्ट है मनोनीत, नेक्स्ट है नियुक्त, और इनमें से कोई नहीं।
अभी पीछे हम आपको बताए थे, आप सभी इसका आंसर करें। भारत का प्रधानमंत्री होता है, देखिए सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, बगल में कॉपी कलम रखें, जो सही होगा सही का टिक करें, जो गलत होगा गलत का टिक करें, और लास्ट में जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना राइट और रॉन्ग शेयर करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और कितना सही है कितना गलत है, आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। तो इस तरह से आप सभी लोग शेयर करेंगे ताकि मुझे भी पता चले, और ऑनेस्टी के साथ आप सभी जो है वो ये टेस्ट बनाएंगे, ताकि जो है वो आपको पता है कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी बहुत बड़ा चीज होती है, इसलिए आप सभी जो है ऑनेस्टी के साथ अपना नंबर शेयर करेंगे ताकि मैं रियलिटी जान सकूं। तो इस तरह से आप सभी कोशिश करें। तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री क्या होता है, तो नियुक्त होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, ये ध्यान रखेंगे, इसको सही कर लेंगे आप सभी कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होते हैं? ऑप्शन है, 1 नंबर गृह मंत्री, सेकेंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है राष्ट्रपति, और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है, सभी लोग आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करें आप सभी, ध्यान से आंसर करें आप सभी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होते हैं? तो ध्यान रखें कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आप सभी आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है 21 वर्ष, सेकेंड है 25 वर्ष, थर्ड है 30 वर्ष, और नेक्स्ट है 35 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम आयु जानकर रखिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं तभी ना चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है ये क्राइटेरिया में आपको उम्र देखना चाहिए कि आपकी आयु कितनी हुई है। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी? तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि बी नंबर। तो इस तरह से अगर आपका उम्र 25 वर्ष हो गया, समझिए कि आप प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो चुके हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2024 में वैकेंसी आने वाली है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 वर्ष हो गया है तो आप समझिए कि 2024 में आप अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मतलब कि संभावना है, ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं है, आपके पास संभावना है क्योंकि आप योग्यता रखते हैं। जिसके पास योग्यता नहीं है उसके पास संभावना नहीं है, जिसके पास योग्यता है उसके पास संभावना है। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो क्यों देते हैं? कि हमें संभावना है कि हम पास कर सकते हैं। अगर संभावना रहता कि हम पास ही नहीं करेंगे तो हम फिर एग्जाम क्यों देंगे? इसी तरह से आपका 25 वर्ष हो गया है, आप योग्यता रखते हैं, आप प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ सकते हैं, आप जो है वो योग्यता रखते हैं। प्रधानमंत्री यानी कि सांसद के चुनाव लड़ सकते हैं, तो सांसद के चुनाव लड़ेंगे और बाकी के सब लोग सपोर्ट कर देगा, सभी सांसद लोग, तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास योग्यता आ गया है, 2024 में वैकेंसी आएगी, आप अप्लाई करेंगे और आप जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम, ये कह नहीं रहे हैं कि आप बन ही जाइएगा, लेकिन आपके सामने जो है वो ये संभावना है, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग नौकरी ले लीजिए, प्रधानमंत्री बाद में बनिएगा, पहले एक नौकरी ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो कितने समय के लिए केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ऑप्शन है आपके सामने जो है 1 वर्ष, सेकेंड है 6 माह, थर्ड है 3 माह, और नेक्स्ट है 1 माह। तो जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो केंद्रीय मंत्री वो कितने समय के लिए रह सकता है। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 6 माह। वह 6 माह तक मंत्री रह सकता है, प्रधानमंत्री भी रह सकता है। आप अभी भी जो है वो बिना चुनाव लड़े भी 6 माह के लिए प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बन सकते हैं।
लेकिन 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है, तो 6 माह ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आप सभी आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, सेकेंड है राष्ट्रपति के प्रति, थर्ड है राज्यसभा के प्रति, और नेक्स्ट है लोकसभा के प्रति। तो सभी लोग आंसर करें कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आप सभी आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ध्यान रखेंगे कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बने थे। यानी कि देश के आजादी के बाद जो है वो प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बने थे। ऑप्शन है आपके सामने के.एम. मुंशी, सेकेंड है एस.पी. मुखर्जी, नेक्स्ट है बलदेव सिंह, और नेक्स्ट है बी.आर. अंबेडकर। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बने थे। सभी लोग आंसर करें। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करें। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए कि आपके लिए कितना आसान क्वेश्चन हम लाए हैं ताकि आप एकदम क्वेश्चन को क्रैक करें। तो और जो है 50 में 50 मार्क्स आना चाहिए, यही कोशिश करना है कि 50 में 50, उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से आप सभी लोग आंसर करें। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री डी नंबर यानी कि बी.आर. अंबेडकर थे, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। कुछ लोग को याद आ रहा होगा कि अब होली खेलना है। देखिए होली खेल रहे हैं आप लोग, होली खेल रहे हैं क्वेश्चन के साथ, रंगों के साथ नहीं, क्वेश्चन के साथ होली खेल रहे हैं। और आप अगर क्वेश्चन के साथ होली खेल रहे हैं, समझिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो लोग रंग से होली खेल रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन के साथ होली खेल रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में, आप विजेता बनेंगे। अब जो है कितने लोग छुट्टी मना रहे होंगे और कितने लोग यहाँ पर जुड़कर अपने तैयारी को रिकॉल कर रहे हैं, कौन सफल होगा। ये तो निश्चित है कि जो मेहनत कर रहा है वही सफल होगा। और मेहनत कौन कर रहा है, आपको पता है कि मेहनत हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, हम दोनों कर रहे हैं, और हम दोनों लोग सफल होंगे। तो इस तरह, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है, तो आप जिस दिन सफल हो गए उसी दिन मैं भी सफल हो गया। तो इस तरह से प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री बी.आर. अंबेडकर, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। यानी कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है। प्रथम विधि अधिकारी, विधि मतलब कानून होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेकेंड है महान्यायाधिकर्ता, और नेक्स्ट है महान्यायवादी, और उसके बाद है महाधिवक्ता। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, आप सभी आंसर करें। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होंगे, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है, सभी लोग आंसर करें। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। ऑप्शन है सरकारी अधिवक्ता होते हैं, सेकेंड है राष्ट्रपति का कानून अधिकारी होते हैं, थर्ड है कानूनी सलाहकार होते हैं, और नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें कि सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो कानूनी सलाहकार होते हैं, और ये अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार हैं। ये जो है वो आपका अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्हीं के दायित्व के निर्वहन में सहायता करते हैं, यही आपका सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग पीछे देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है 1 नंबर महाधिवक्ता,
सेकेंड है महान्यायवादी, थर्ड है सॉलिसिटर जनरल और नेक्स्ट है महालेखा परीक्षक। तो इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? सभी लोग आंसर करें। कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? आप सभी आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है? तो ध्यान रखें कि राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार जो होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। महाधिवक्ता राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। तो हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए, 30 क्वेश्चन आपके लिए और है। आप सभी बने रहें और अपने क्वेश्चन को रिकॉल करते रहें। लास्ट में अपना नंबर जरूर हमें बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप सभी पढ़ रहे हैं या फिर जो है ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ताकि जो है वो आपको कुछ और जो है वो समझाया जा सके, कुछ समझाया जाए ताकि जो है आप बेहतर करें। इसलिए ज़रूर आप सभी अपना नंबर कमेंट बॉक्स में करेंगे क्लास समाप्त होने के बाद। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड है लोकसभा अध्यक्ष, नेक्स्ट है अध्यक्ष योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो गया, और वित्त मंत्री द्वारा। तो सभी लोग आंसर करें कि जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर राष्ट्रपति, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोक विधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक विधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 1 नंबर राष्ट्रपति, सेकेंड है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नेक्स्ट है संसद और नेक्स्ट है मंत्री परिषद। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि लोक विधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप सभी इसका आंसर करें, उसके बाद तो फिर हम बताएंगे आपको कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन उससे पहले आप सभी जरूर आंसर करें। लोक विधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कुछ लोग जो है वो क्वेश्चन को नया देखते हैं ना, तो क्या करेंगे कि क्वेश्चन तो देखने में लगा कि जो है ये हमसे बनने वाला नहीं, तो कुछ स्टूडेंट का आदत होता है कि जो देखेगा ना कि ऑप्शन में सबसे बड़का ऑप्शन कौन है, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा ना उसी को आंसर चुनता है वो लोग, ठीक है। और कभी कभी होता है कि सही निकल जाता है और कभी कभी तो गलतियों हो ही जाता है। तो अभी कुछ लोग अगर जो है बड़ा ऑप्शन को देखकर इसको लगाए होंगे तो उनका तो सही हो गया होगा, लेकिन कुछ लोग अगर जो है वो नहीं लगाए होंगे कि सर फंसाने के लिए दिए हैं, तो फिर तो उनका गलत हो गया होगा। तो इसलिए कभी कभी जो है बड़ा ऑप्शन हमारी चालाकी, हमारी गलती भी बन जाती है और कभी कभी सही भी हो जाती है। तो इस तरह से होता है, ये एग्जाम में स्टूडेंट ऐसे करते हैं। तो इस तरह से जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि बी नंबर ध्यान रखेंगे। तब मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में? आप सभी को मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में? आना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पढ़ाया गया है। अगर नहीं कहिएगा तो फिर हम आएंगे और आपको जो है फिर से हाथ में जो है वो आपको जो है वो कलम और कॉपी देकर अपने हाथ से पकड़कर सिखाएंगे, ठीक है। तो अब जो है आपको क ख ग घ सिखाना नहीं है और ABCD आपको जो है सब कुछ दे दिए हैं, आपको बस देखकर आंसर करना है। आप पढ़कर आइए और यहाँ पर आंसर करिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन आउट है। आप एग्जाम देने जाते हैं तो यही ना सोचते हैं कि काश जो है वो आंसर मिल जाता हमको, तो रट के चल जाते और आंसर मेरा सब सही हो जाता। और यहाँ पर ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि क्वेश्चन वहीं से आएगा, वहीं से आएगा, यानी कि क्वेश्चन तो आउट हो गया। आप सभी अगर जो है वो क्वेश्चन को देख लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे, तो पूरा क्वेश्चन आपका सही बन जाएगा। तो क्वेश्चन एक तरह से आउट है। अब आपको देखना, आपको तय करना है कि आप जो है उसको पढ़कर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप पढ़ के आ रहे हैं तो समझिए कि आप सही कर रहे हैं, और नहीं पढ़ कर आ रहे हैं तो आपको एग्जाम में भी अगर आंसर मिल जाएगा तो आप नहीं पढ़िएगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि यहीं से आदत लगेगा। तो इस तरह से अभी आदत बनाइए आप लोग। क्वेश्चन है 23 आना चाहिए था, 24 आ गया है लग रहा है। तो आप सभी इसको सही कर लेंगे। 23
23 जो है वो, इसको 1 मिनट 23 ही रखेंगे, आगे आपका जो है 25 2 हो गया है, तो 23 क्वेश्चन है ये आप कर लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप बना लेंगे। तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है, ये आपका जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है, आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है गृह सचिव, नेक्स्ट है आपका रक्षा सचिव, नेक्स्ट है आपका मंत्रिमंडल सचिव, उसके बाद है दिल्ली का उपराज्यपाल। तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होते हैं, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मंत्रिमंडल सचिव। यानी कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी जो होते हैं वो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, इसको आप 24 करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया आपका 24 नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 24 हुआ। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है, सभी लोग आंसर करें। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है 541, नेक्स्ट है 543, नेक्स्ट है 444 और नेक्स्ट है 545। तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है, यानी कि 543 है। 2 मनोनीत होते थे जिसे समाप्त कर दिया गया है, आपको पीछे सारा क्वेश्चन बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है, लोकसभा में जो 543 सीट है वो किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है 1 नंबर जनसंख्या, सेकंड है क्षेत्रफल, नेक्स्ट है गरीबी, उसके बाद है भाषा। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, आप सभी आंसर करें। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, तो इसका आंसर होगा जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, आप सभी आंसर करें। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। ऑप्शन है 1/3, सेकेंड है 1/5, नेक्स्ट है 1/11 और नेक्स्ट है 1/10। तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, सभी लोग आंसर करें, आप सभी आंसर करें कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो ध्यान रखें कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। लोकसभा में कोरम जो होता है, जो आर्टिकल 103 में इसका जिक्र किया गया है, तो यह आपका 1/10 होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है आपके सामने 1949, नेक्स्ट है 1952, थर्ड है 1950, उसके बाद है 1954। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं और लास्ट तक बने रहें, सभी लोग लास्ट तक बने रहें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज है, टेस्ट सीरीज है। आप सभी देख कर आए होंगे तो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। जो लोग नहीं देखते हैं वो पीछे के जितने वीडियो हैं आप जो है वो जिस तरह से शेड्यूल है उस अनुसार फॉलो कर आए, ताकि आप टेस्ट में बेहतर करें। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1952, यानी कि लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, लोकसभा का नेता कौन होता है, आप सभी लोग आंसर करें। लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड है प्रधानमंत्री,
थर्ड है अध्यक्ष और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता कौन है, आप सभी आंसर करें। लोकसभा का नेता, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो सभी लोग इसका आंसर सही सही कीजिए। लोकसभा का नेता ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर बी नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, नेक्स्ट है 5 वर्ष, नेक्स्ट है 6 वर्ष, उसके बाद है 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? जितने लोग कमेंट करते हैं एक ही बार कमेंट करना है। अब ये नहीं कि एक बार में गलती हो गया तो दोबारा जो है कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप टेस्ट बना रहे हैं और यहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं, यानी कि OMR को रंग रहे हैं। तो OMR रंग रहे हैं तो आपको जो है वहां पर फिर से जो है रंगने का मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए आप एक बार अगर कमेंट कर दिए तो उसी पर अड़ेंग रहें, अन्यथा आप ऑप्शन ना चेंज करें। तो और उसी आधार पर आप अपना सही और गलत लगाएं। ये नहीं कि एक बार में हम बी कर दिया और सेकेंड बार में सी करेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन के आधार पर हम बोल रहे हैं। कुछ लोग जल्दी में 5 भी करेंगे और फिर जो है लगेगा कि नहीं इसका तो आंसर 6 होना चाहिए, तो बिल्कुल इसका आंसर 6 ही होगा। यानी कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष ही होता है, सी नंबर। तो इस तरह से आप सभी एक ही बार कमेंट करेंगे, दोबारा जो है वो ऐसा ना होना चाहिए कि एक बार गलत होगा तो दोबारा फिर करके सही कर ले। ऐसा चालाकी नहीं कीजिएगा आप सभी, क्योंकि आप सभी तो खुद ईमानदार हैं, मुझे पता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है राष्ट्रपति महोदय, सेकेंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय और नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे दिया गया है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का 31 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन आपके सामने है 10, सेकेंड है 15, थर्ड है 12 और नेक्स्ट है 20। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सेकेंड है राष्ट्रपति, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और नेक्स्ट है स्पीकर। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? सभी लोग आंसर करें। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन सभापति, ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। हम लोग पीछे वाला टेस्ट में देखे थे, ये क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन है कि जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा कौन? इसका आंसर करें आप सभी। ऑप्शन है स्पीकर, सेकेंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है राष्ट्रपति और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जो कि आपको पीछे हम बता चुके हैं डिटेल से। सारा उपस्थिति अनुपस्थिति आपको क्लियर होगा। इसलिए आप सभी जो लोग नहीं देखे हैं पीछे के वीडियो, आप जाइए, पीछे के जितने वीडियो हैं पॉलिटी के आप देखिए, आपका पूरा पॉलिटी क्लियर होगा।
पूरा कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं छूटेगा, लेकिन इसके लिए आप सभी क्लास को सही से फॉलो कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? आप तो नहीं कीजिएगा और आपका ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन में आप ऐड भी नहीं कर पाए हैं। तो अब इसके आधार पर आप सभी आंसर करें। राष्ट्रपति, सेकेंड है प्रधानमंत्री, नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष और नेक्स्ट है मंत्री परिषद। घबराना नहीं है, राष्ट्रपति कौन है? आप हैं, क्योंकि आपके प्रतिनिधि है तो आप ही है ना। प्रधानमंत्री कौन है? आप हैं, क्योंकि जो है वो आपके प्रतिनिधि हैं। तो सब लोग तो मेरे ही प्रतिनिधि है, तो हम ही हैं एक तरह से, ये ध्यान रखना है। हम मतलब आप, ये मत समझिए कि हम हैं, आप हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है उदास ना होना है, आप सभी जो है वो राष्ट्रपति के बराबर है, क्योंकि आप अपना वोट देकर राष्ट्रपति बनाए हैं, तो राष्ट्रपति के पावर में तो आप खुद है, ठीक है। तो आप जो है वो अपने आप को कम नहीं समझे, आप समझे कि हम भी जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे ही वजह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। तो ध्यान रखेंगे यह निर्णय, यह धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। कौन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समिति है? सभी लोग आंसर करें। कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन 1 नंबर लोक लेखा समिति, नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति, नेक्स्ट है सरकारी उपक्रम समिति और इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है, कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें सबसे बड़ी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सबसे बड़ी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? आप सभी लोग आंसर करें। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन है 1 नंबर राष्ट्रपति, सेकेंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? सभी लोग आंसर करें, कौन मनोनीत करता है? सभी लोग आंसर करें। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वर्तमान संख्या कितनी है? आइए अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट से 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए हैं तो क्वेश्चन पूछना तो मेरा मौलिक कर्तव्य है, और अब आपका बताना भी जो है मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य के प्रति हम लोग काफी जागरूक रहते हैं, क्लास में भी और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास सब में। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वर्तमान संख्या क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है 20, सेकेंड है 25, थर्ड है 35 और नेक्स्ट है 34। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वर्तमान संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 34 है, जिसमें 33 आपका जो है वो ध्यान रखेंगे वर्तमान में 34 है, जिसमें 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी नंबर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? आप सभी आंसर करें। ऑप्शन है 1 नंबर विधि आयोग के पास, सेकेंड है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, थर्ड है राष्ट्रपति के पास और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राष्ट्रपति के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में इसका आंसर आप चेंज करेंगे, डी हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा,
संसद के पास है, यानी कि इसका आंसर डी होगा, ध्यान रखेंगे डी नंबर आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है वो आपका संसद के पास है, तो इस प्रकार इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? ऑप्शन है आपका एक नंबर राष्ट्रपति, सेकंड है संसद, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय और उसके बाद है मंत्रिमंडल। तो भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है। सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के संरक्षक या अभिभावक कौन है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख कौन है? राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख कौन है? आप सभी आंसर करें। ऑप्शन है एक नंबर मुख्यमंत्री, सेकंड है राज्यपाल, थर्ड है मुख्य सचिव, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री के सचिव। तो राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख कौन है? सभी लोग आंसर करें। राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख कौन है? आप सभी आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो ध्यान रखेंगे राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होंगे। राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, या फिर आपका जो है वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 41 कि किस विधायी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है? किसको समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके सामने एक नंबर राज्यसभा, सेकेंड है विधानसभा, नेक्स्ट है लोकसभा और उसके बाद है विधान परिषद। तो किस विधायी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है? सभी लोग आंसर करें, किस विधायी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है? किस विधायी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है? आप सभी आंसर करें, किस विधायी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, किस विधायी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है? सभी लोग आंसर करें, आप सभी लोग आंसर करें कि किस विधायी शक्ति को समाप्त किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको कितनी बार बताया गया है, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि किस विधायी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका विधान परिषद, यानी कि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 169 के तहत। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि कोई व्यक्ति कितने उम्र में विधान परिषद की जो है वो सदस्य बन सकता है, यानी कि विधान परिषद की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है आपके सामने 25, सेकेंड है 30, नेक्स्ट है 35 और इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सभी ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी कि विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु राज्यसभा सदस्य बनने की आयु के बराबर होती है, जो कि 30 वर्ष होती है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी नंबर होगा, यानी कि विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश कौन देता है? राज्य विधानसभा के 17वां के आदेश कौन देता है? आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश कौन देता है? सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि राज्य के विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास एक नंबर मुख्यमंत्री, सेकंड है राज्यपाल, थर्ड है मुख्य सचिव और इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश कौन देगा? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि राज्य विधानसभा के 17वां यानी कि 17वां जो है वो राज्यपाल के आदेश के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर होगा, राज्यपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो हम लोग उच्च न्यायालय में आ गए। उच्च न्यायालय में जो है वो जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आप सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है एक नंबर 65,
सेकेंड है 62, नेक्स्ट है 60 और नेक्स्ट है 58। तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी। सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वर्तमान में 62 वर्ष है, जो कि प्रक्रियाधीन में है 65 वर्ष करने के लिए। तो इस तरह से वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, सभी लोग आंसर करें। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है 20, सेकेंड है 22, नेक्स्ट है 24 और नेक्स्ट है 25। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, सभी लोग आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखें कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में जो है वो 25 है, यानी कि भारत के अंदर अभी 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय जो है वो बना है अभी हाल ही में, तेलंगाना उच्च न्यायालय। तो इस तरह से वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कुल 25 हो चुका है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश सब संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। जिला न्यायाधीश सब संविधान के किस अनुच्छेद में आया है, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि जिला न्यायाधीश सब संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। ऑप्शन है 230, सेकेंड है 231, नेक्स्ट है 232 और नेक्स्ट है 233। तो जिला न्यायाधीश सब संविधान के किस अनुच्छेद में आया है, सभी लोग आंसर करें। आपके लिए जो पॉलिटी टेस्ट सीरीज 3 है उसी में आपको 10 से 12 आर्टिकल दिया गया है, तो उसी में हम पूरे आर्टिकल का टेस्ट लेंगे। तो आप सभी आर्टिकल देख लेंगे, क्योंकि जो है वो पॉलिटी टेस्ट सीरीज 3 में आपके लिए 10-12 क्वेश्चन आर्टिकल से लाया गया है। आप सभी जरूर देख कर आएंगे और आप सभी जरूर जुड़ेंगे। शाम के 7 बजे आपको जुड़ना है होली के रंग टेस्ट के संघ के साथ। आप अपने तैयारी को बेहतर करें, आप होली क्वेश्चन के साथ खेलें, आप एग्जाम को क्रैक करें, आप सभी अपने तैयारी को रिकॉल करें। तो इस तरह से करते रहना है तैयारी, और आकर एक दिन देखिएगा कि आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और आपका जो लक्ष्य होगा आप उसे हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें, देखिएगा काफी बेहतर होगा। तो इस तरह से जिला न्यायाधीश सब संविधान के किस अनुच्छेद में आया है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 233 यानी कि डी नंबर। तो जिला न्यायाधीश सब संविधान के किस अनुच्छेद में आया है, तो 233 अनुच्छेद में आया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने के लिए अधिकृत कौन है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने के लिए कौन अधिकृत है, आप सभी आंसर करें। ऑप्शन है संसद, सेकेंड है राष्ट्रपति, नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए कौन अधिकृत है, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत कौन है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत राष्ट्रपति महोदय हैं, यानी कि इसका आंसर बी नंबर होगा, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सरकरिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है। बहुत अच्छा से समझाए थे बउआ जैसा, सरकरिया आयोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर सही कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा से क्वेश्चन हम समझाए थे। सरकरिया आयोग, तो ऑप्शन है राजस्व वितरण, नेक्स्ट है संसद की सदस्यता, नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। इनमें से कोई नहीं, सभी लोग आंसर करें। सरकरिया आयोग का संबंध किससे है, सभी लोग आंसर करें। रणजीत सिंह सरकरिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। तो सरकरिया आयोग का संबंध किससे है, सभी लोग आंसर करें। 1983 में इसका गठन हुआ था और 1988 में अपना रिपोर्ट पेश किया था ये सरकरिया आयोग। तो किससे संबंध है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सरकरिया आयोग का संबंध जो था वो केंद्र राज्य संबंध से था। ध्यान रखेंगे गठन जो है वो 1983 में और रिपोर्ट 1988 में अपना सौंपा था। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है।
केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र राज्य संबंध कौन से अनुसूची में है? ऑप्शन है 7वीं, सेकेंड है 8वीं, नेक्स्ट है 9वीं और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें, केंद्र राज्य संबंध जो है वो आपका 7वीं अनुसूची में है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। तो केंद्र राज्य संबंध यानी कि समवर्ती सूची आपका 7वीं अनुसूची में है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए अब बचा हुआ, तो आप सभी कोशिश करें कि डेली आप 10 वीडियोस फॉलो करें पूरे दिन में और आकर टेस्ट में अपना प्रदर्शन बेहतर दिखाएं, ताकि मुझे ज्यादा खुशी मिले और आपके लिए मेहनत करके अच्छा से अच्छा और क्वेश्चन लाते रहें, ताकि आप जल्दी से एग्जाम को क्रैक करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जरूर बात समझे होंगे और मेहनत करेंगे, बिल्कुल करना भी चाहिए और आप होली एंजॉय भी करें, लेकिन इसके साथ जो है अपने तैयारी पे भी ध्यान रखें। तो कल जो है वो आपको 8 तारीख को होली है, उसमें आपको एक दिन के लिए ऑनलाइन छुट्टी दिया गया है, लेकिन छुट्टी में आप भी जो है दिन में कोशिश करेंगे तो देख सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस दिन एंजॉय ही करें और बाकी लोग कोशिश करें कि जो है फिर नेक्स्ट दिन जो आपका पॉलिटी 9 मार्च को है उसमें जरूर शामिल हो, और सभी लोग अपने दोस्तों को शामिल करें। संख्या ज़्यादा होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो संख्या बढ़ाएं आप सभी मिलकर और सभी लोगों को शामिल करें और आप सभी मेहनत करें। मेहनत करके ही यहाँ तभी टेस्ट बनाने में मजा आएगा। तो इस तरह से आप कोशिश करते रहें। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लेकिन आप सभी जैसे ही क्लास समाप्त होगा आप अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डालेंगे कि कितना राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ। तो जरूर आप इतना करेंगे ताकि मुझे पता चल सके। तो आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, सेकेंड है 1 वर्ष, नेक्स्ट है 3 वर्ष और नेक्स्ट है 4 वर्ष। तो आप सभी लोग आंसर करें। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो इस तरह से आज का सेवा समाप्त हुआ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, लेकिन आपको जो है वो होली बीच में है तो आप उस दिन एंजॉय करें। तो आप सभी को हैप्पी होली, आप एंजॉय करें और उसके बाद फिर से टेस्ट में आए और अपना प्रदर्शन दिखाएं, बेहतर प्रदर्शन दिखाएं। मेरा उम्मीद यही रहता है, आप सभी मेहनत करके आए और अपना प्रदर्शन बेहतर करें यहाँ पे। और सभी लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राइट और रॉन्ग जरूर शेयर करें, सभी लोग शेयर करें। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में आपके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।